आज मेरी जेठानी अचानक बेहोश हो गईं। मेरे पति ने उन्हें गोद में उठाया और तुरंत गाड़ी में बैठाकर डॉक्टर के पास ले गए। दरअसल सदमा ही इतना गहरा था कि उनका सहन करना मुश्किल हो गया था। कुछ दिन पहले ही मेरे जेठ का देहांत हो गया था और यह घटना मेरी जेठानी के लिए असहनीय थी। मेरे जेठ और जेठानी के बीच बहुत प्रेम था। मैंने कभी उन्हें झगड़ते या किसी भी बात पर तकरार करते नहीं देखा था। लेकिन मेरे जेठ का अचानक हार्ट फेल होने के कारण निधन हो गया, जिससे मेरी जेठानी पूरी तरह टूट गईं। बीते 4 दिनों से उन्होंने एक निवाला तक नहीं खाया था। मैं बार बार उन्हें कुछ खिलाने की कोशिश करती, कभी दूध तो कभी हल्का भोजन देने की कोशिश करती, लेकिन वे हर बार मना कर देतीं। अब इस सदमे ने उनकी सेहत पर गंभीर असर डाल दिया था, जिससे वे बार बार बेहोश होने लगीं। हम सभी उनके लिए बहुत परेशान थे और बस यही प्रार्थना कर रहे हैं कि वे इस दुख से जल्द उबर सकें। एक अजीब बात ये थी कि जेठानी किसी और के हाथ से खाना नहीं खाती थी, लेकिन जब मेरे पति उन्हें अपने हाथों से खिलाते तो वह खाने लगतीं। मैं और मेरे पति उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। वह पहले ही अकेली थीं और अब पति के गम ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया था। उनकी हालत देखकर मुझे बहुत अफसोस होता था, लेकिन न जाने क्यों, जब से मेरे जेठ का देहांत हुआ था, वह रोज ही चक्कर खाकर गिर जाती थीं। उनकी यह हालत देखकर हम बेहद हैरान थे। मेरे पति उन्हें बार बार डॉक्टर के पास ले जाते, लेकिन उनकी तबीयत में कोई खास सुधार नहीं हो रहा था। उनकी तकलीफ देखकर मुझे बहुत परेशानी होने लगी थी, क्योंकि हम चाहकर भी उनका दर्द पूरी तरह दूर नहीं कर पा रहे थे। मेरी जेठानी किसी भी काम में हाथ नहीं लगाती थी, सारा काम मुझे ही करना पड़ता था। ऊपर से मेरे दोनों बच्चे भी छोटे थे, जिनकी देखभाल में ही मेरा पूरा समय निकल जाता था। ऐसे में जब जेठानी बार बार बेहोश होने लगी, तो मुझ पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। हालांकि उनका मायका संपन्न था, लेकिन उन्होंने वहां जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि अब वो हमेशा इसी घर में रहेंगी, जबकि वह अभी जवान थी और चाहती तो दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया था कि अपनी पूरी जिंदगी मेरे जेठ शैलेश के नाम पर ही गुजारेंगी। शुरुआत में मुझे लगा कि यह केवल सदमे की वजह से हो रहा है और जैसे जैसे समय बीतेगा वह संभल जाएंगी। लेकिन अब तो पूरा 1 महीना गुजर चुका था और उनकी हालत में कोई खास बदलाव नहीं आया था। अब मेरी जेठानी की हरकतें मुझे कुछ अजीब लगने लगी थीं। वह पूरे दिन अपने कमरे में बंद रहतीं। मैं उन्हें खाना और नाश्ता उनके कमरे में ही देकर आ जाती थी। मोहल्ले की कुछ औरतें भी उनसे मिलने आती, लेकिन वह कमरे से बाहर नहीं निकलती और मिलने से साफ इनकार कर देती। मुझे शैलेश की बात करके दुख होता है, लेकिन अब हालात ऐसे थे कि वह हर वक्त रोती भी नहीं थीं। दिन भर बिल्कुल सामान्य बनी रहतीं, लेकिन जैसे ही मेरे पति घर में दाखिल होते, वह तुरंत कमरे से बाहर आ जाती और उनसे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगतीं। उनकी जुबान पर बस एक ही बात होती, तुम्हारा भाई मुझे अकेला क्यों छोड़ गया? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? मुझे न जाने क्यों अब जेठानी की हरकतें अजीब और गलत लगने लगी थीं। अगर उन्हें इतना ही गम था, तो मेरे पास आकर रो सकती थीं, अपना दिल हल्का कर सकती थीं। लेकिन ऐसा क्या था कि उनका दुख सिर्फ मेरे पति के गले लगने से ही कम होता था? पूरा दिन तो वह बिल्कुल ठीक रहती, लेकिन जैसे ही मेरा पति दिन भर की मेहनत और थकान के बाद घर लौटता, वह तुरंत कमरे से बाहर आ जाती और उसे गले लगाकर रोने लगती। रोते रोते अक्सर चक्कर खाकर बेहोश भी हो जाती थीं। मेरा पति घबरा जाता और तुरंत उन्हें गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले जाता। मगर हैरानी की बात ये थी कि जब वह वापस घर लौटती, तो बिल्कुल सामान्य होकर अपने कमरे में चली जाती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन सी बीमारी थी, जो सिर्फ मेरे पति के आते ही उन्हें होती थी और डॉक्टर से लौटते ही ठीक भी हो जाती थी। मेरा पति भी बिना किसी शिकायत के अपनी भाभी के हर काम के लिए तैयार हो जाता, लेकिन अगर मैं किसी काम के लिए कहती, तो वह तुरंत मना कर देता और कहता, अभी बहुत थका हुआ हूँ, नहीं जा सकता। तुम्हें मेरा ख्याल रखना चाहिए, सारी जिम्मेदारियां अब मुझ पर आ गई हैं। मैं चुप हो जाती, क्योंकि वो मुझे साफ साफ जवाब दे देता, लेकिन भाभी को
कभी कुछ नहीं कहता। मेरी जेठानी अभी जवान थी और मेरे पति की हमउम्र भी। मेरे जेठ, जो मेरे पति से 6 साल बड़े थे, शादी के कुछ समय बाद ही चल बसे थे। उनके जाने के तुरंत बाद मेरी सास का भी देहांत हो गया था, जबकि ससुर पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। घर में बस यही 2 भाई थे, जो एक दूसरे के सहारे रहते थे। जब मेरे रिश्ते की बात चली थी, तब मुझे पसंद करने मेरी जेठानी आई थी। देखने में वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उनकी शक्ल सूरत से हमेशा एक गंभीरता झलकती थी। मेरे पति काफी हैंडसम थे, जबकि मेरे जेठ मामूली शक्ल सूरत के थे। मेरे ससुराल में शुरुआती 4 साल बहुत अच्छे बीते। मेरे जेठ हमेशा मेरे साथ छोटी बहन जैसा व्यवहार करते थे और मेरी जेठानी भी मुझसे बहुत अपनापन से बातें करती थीं। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि मेरी जेठानी ने कोई इच्छा जाहिर की हो और मेरे जेठ ने उसे पूरा न किया हो। लेकिन मेरे पति का व्यवहार शुरू से ही मेरे प्रति ठंडा था। खासकर शादी की रात, जब उन्होंने मुझे देखा, तो न जाने क्यों उनका मूड अचानक बिगड़ गया। उसके बाद से उन्होंने मुझसे कभी सीधे मुंह बात नहीं की। वो हर वक्त मुझ पर गुस्सा करते रहते थे, जिससे मैं खुद को उनके पास अजनबी सा महसूस करने लगी थी। 2 साल बाद मेरे 2 बच्चे हो चुके थे, लेकिन मेरी जेठानी अब भी बेऔलाद थीं। अजीब बात ये थी कि उन्होंने कभी भी मेरे बच्चों को गोद में लेकर प्यार नहीं किया। जबकि एक ही घर में रहते हुए वह अपने मन में संतान की कमी को मेरे बच्चों को प्यार करके पूरा कर सकती थीं। लेकिन उनकी दुनिया बस खुद तक ही सीमित थी। हालांकि वो मुझसे बहुत प्यार से बातें करती थीं, लेकिन घर के सारे कामों की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दी थीं। खुद न तो किसी काम में हाथ लगाती और न ही कोई जिम्मेदारी उठाती। वो कभी जिम जाकर अपनी फिटनेस का ख्याल रखती, तो कभी पार्लर जाकर अपने रूप रंग को निखारने में लगी रहती। उधर मेरे पति हमेशा मुझसे उखड़े उखड़े रहते थे। दिन भर तो जैसे मैं उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखती थी, बस रात को ही उन्हें मुझसे प्यार जताने की फुर्सत मिलती थी। पूरे दिन मेरी जेठानी मुझे किचन के कामों में उलझाए रखती थीं। जब मैं रात को तैयार होती, तो रमेश तंज कसते, अब तुम्हारे संवरने का क्या फायदा? जब मैं आता हूँ, तब तो तुम पसीने से भीगी होती हो। तुम्हें देखकर ही मेरा मूड खराब हो जाता है। पहले ही तुम्हारी शक्ल सूरत मामूली है और उस पर ये बेहाल हालत। मेरे आने से पहले अपने सारे काम खत्म कर लिया करो। भाभी को देखो, भाई के आने से पहले कैसी खुशबू में बसी होती हैं, उन्हें देखकर ही दिल खुश हो जाता है। रमेश की बातों से मुझे बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन मैं स्वभाव से शांत और संकोची लड़की थी। ज्यादा समझदारी या चालाकी मुझे आती नहीं थी, इसलिए मैं बस चुपचाप उनकी बातें सुनती रहती थी, बिना कोई जवाब दिए। शादी की पहली रात ही रमेश ने मुझसे साफ कह दिया था कि मैं कभी उनकी भाभी की किसी बात को न टालूं और न ही उनसे बहस करूं। मैंने हमेशा उनकी इस बात का मान रखा और कभी भी अपनी जेठानी से किसी भी मामले में बहस नहीं की। मेरी रंगत तो साफ सुथरी थी, लेकिन घर की जिम्मेदारियों में उलझकर मुझे इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती थी कि मैं अपने पति के घर आने से पहले तैयार होकर बैठ सकूं। अक्सर तो ऐसा होता कि जब रमेश के आने का समय होता, तब मैं किचन का काम खत्म कर कमरे की ओर बढ़ती और ठीक उसी वक्त मेरी जेठानी सज संवर कर अपने कमरे से बाहर निकलती। फिर वह मुझे रोककर कहती, साधना, तुमने सलाद तो बनाया ही नहीं। तुम्हें पता है ना कि रमेश को सलाद कितना पसंद है। कैसी बीवी हो तुम, जो अपने पति की पसंद नापसंद तक का ध्यान नहीं रखती। देखो मुझसे सीखो, मुझे तो शैलेश के साथ साथ रमेश की पसंद नापसंद भी अच्छे से पता है। उनकी ये बातें सुनकर मेरा मन कचोट उठता, लेकिन मैं हमेशा चुप रह जाती। मैं जैसे ही सलाद बनाने लगती, रमेश घर लौट आते। मेरी जेठानी तुरंत दरवाजा खोलकर उन्हें मुस्कुराकर स्वागत करती और रमेश भी मुस्कुराकर जवाब देते। फिर हंसते हुए कहते, भाभी, आज तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं। जरा साधना को भी थोड़ा बहुत मेकअप करने की तमीज सिखा दीजिए। जब भी मैं घर आता हूँ, तो ये बस किचन में ही नजर आती है। जरा सा इसके करीब होकर बात करो तो अदरक, लहसुन और पसीने की गंध से जी मत करने लगता है।
रमेश की यह बात सुनकर मेरी जेठानी खिलखिलाकर हंसने लगती और चुटकी लेते हुए कहती, तुम्हारी बीवी बहुत सुस्त है। इसका तो पूरा दिन घर के कामों में ही निकल जाता है। देखो, मैं तुम्हारे भाई के आने से पहले सारा काम निपटाकर कितनी फ्रेश हो जाती हूँ। उनकी बातें मुझे अंदर तक चुभ जाती, लेकिन मैं हमेशा की तरह खामोश रह जाती। मुझे ये बात समझ नहीं आती थी कि मेरी जेठानी अपनी खूबसूरती और सजने संवरने का इतना ध्यान सिर्फ रमेश के सामने ही क्यों रखती थीं। जब मेरे जेठ अपने काम से थक कर घर आते, तब भी वह आंगन में रमेश के साथ बातें करने में ही व्यस्त रहती। जब भी बाहर की डोरबेल बजती, तो वह मुझसे कहती, साधना, दरवाजा खोलो, तुम्हारे भाई आए होंगे। मैं किचन में सलाद बनाने और रोटियां पकाने के बाद बाहर निकलती, दरवाजा खोलकर अपने जेठ को नमस्कार करती और फिर सीधे अपने कमरे में चली जाती। जब मैं जल्दी जल्दी नहा धोकर नीचे आती, तो देखती कि भाभी टेबल पर खाना लगा चुकी होती। कई बार तो ऐसा भी होता कि रमेश और भाभी पहले ही खाना खा चुके होते। मेरे जेठ भी थक कर आते थे, लेकिन जब वो फ्रेश होकर बाहर आते, तो उनका खाना ढका हुआ रखा होता, जो शायद भाभी ने ही परोसा होता। भाभी रमेश के साथ बैठकर टीवी देख रही होती, लेकिन मेरे जेठ को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह चुपचाप अपना खाना खा लेते। जैसे ही वह खाना खत्म करते, भाभी मुझसे कहती, अब किचन तुम संभालो, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं टेबल से बर्तन उठाने लगती और मन ही मन सोचती कि पहले भी तो सारा किचन में ही संभालती थी, फिर भाभी करती ही क्या है। बस अपने हुस्न को संवारने और निखारने में ही व्यस्त रहती हैं। शादी के कुछ महीनों बाद ही मैं गर्भवती हो गई थी, जिससे रमेश का रवैया भी मेरे प्रति थोड़ा बेहतर हो गया था। जब मेरा पहला बेटा हुआ, तो रमेश के साथ साथ मेरे जेठ भी बहुत खुश हुए। उन्हें बच्चों की बहुत चाहत थी। जब भी वह घर लौटते, तो मेरे बेटे को गोद में उठा लेते और उसे खूब प्यार करते। लेकिन मेरी जेठानी ने कभी मेरे बेटे को गोद में नहीं लिया। उनका व्यवहार हमेशा अजीब सा रहा, जैसे कि उन्हें मेरे बच्चे में कोई दिलचस्पी ही न हो। भाभी अक्सर कहती थीं कि उन्हें औलाद की बहुत ख्वाहिश है, लेकिन मैंने कभी उनकी आंखों में उस तड़प को महसूस नहीं किया। मेरा बड़ा बेटा अभी कुछ ही महीने का हुआ था कि मैं फिर से गर्भवती हो गई। मुझे उम्मीद थी कि मेरी बिगड़ती तबीयत को देखते हुए मेरी जेठानी मेरा थोड़ा सा ख्याल रखेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी जिम्मेदारियां जरा भी कम नहीं हुईं। छोटे बच्चे की देखभाल के साथ साथ मैं गर्भावस्था में भी पूरे घर और किचन के काम संभालती रही। अगर कभी मैंने रमेश से यह शिकायत भी कर दी कि भाभी मेरी बिल्कुल मदद नहीं करती, तो वह उल्टा मुझ पर ही भड़क जाते। गुस्से में कहते, अब तुम भी जाहिल औरतों की तरह लड़ाई झगड़ा शुरू कर दो, ताकि हमारे घर में फसाद पड़ जाए। भाभी को देखो, उन्होंने कभी तुम्हारी बुराई की है। वह घर को जोड़ना जानती हैं, रिश्ते निभाना जानती हैं, तुम्हारी तरह नहीं। खबरदार, अगर दोबारा भाभी के खिलाफ कुछ कहा, जरा सा काम क्या बढ़ गया, तुम तो मेरे सिर पर ही चढ़ गई हो। उनकी यह बातें सुनकर मैं आहत हो जाती, लेकिन चुप रहने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। रमेश मेरी बातें सुनते ही नहीं थे, और मुझे ये समझ नहीं आता था कि भाभी दिन भर आखिर करती क्या थीं। किचन की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर डाल रखी थी। सफाई और कपड़े धोने का काम वह कर लेती थी, लेकिन उसके अलावा उनके पास करने को कुछ खास था ही नहीं। जब मेरा दूसरा बेटा हुआ, तो मैं पूरी तरह घनचक्कर बनकर रह गई। अक्सर ऐसा होता कि घर और बच्चों की जिम्मेदारियों में इतनी उलझी रहती कि रमेश को बिल्कुल भी समय नहीं दे पाती थी। पूरे दिन की थकान के बाद जब बिस्तर पर लेटती, तो गहरी नींद में सो जाती। खुद पर ध्यान देने का तो कोई मौका ही नहीं मिलता था। सबसे अजीब बात ये थी कि अब रमेश ने मुझसे कोई शिकायत करना भी छोड़ दिया था। पहले तो वह अक्सर मेरी हालत को लेकर कुछ न कुछ कह देते थे, लेकिन अब बिल्कुल खामोश हो गए थे। मैंने सोचा कि शायद मेरी मजबूरी को समझकर वह अब मेरा एहसास करने लगे हैं। लेकिन सच तो कुछ और ही था, जो मेरी समझ से परे था। ये कुछ महीनों पहले की बात है, जब मेरे जेठ बहुत चुपचाप रहने लगे थे। पहले से कहीं ज्यादा सिगरेट पीने लगे थे। पहले भी वह सिगरेट पीते थे, लेकिन कभी कभार ही।
मगर अब तो हर वक्त सिगरेट हाथ में रहती और वो गहरी सोच में डूबे नजर आते। उधर मेरी जेठानी की वही पुरानी दिनचर्या थी, अपने फिटनेस का ख्याल रखना, सजना संवरना। वही एक लापरवाह किस्म की औरत थी, या शायद स्वभाव से खुदपरस्त थीं। उन्हें मेरे जेठ की खास परवाह नहीं थी। मेरे जुड़वा बच्चों का हाल भी अलग ही था, एक बीमार पड़ता तो दूसरा भी बीमार हो जाता, एक को भूख लगती तो दूसरा भी खाने के लिए रोने लगता। इस कारण मुझे रात को भी उठकर किचन में जाना पड़ता था ताकि उनके लिए कुछ बना सकूं। मैं अपनी जिम्मेदारियों में पूरी तरह उलझी हुई थी और घर का माहौल भी कुछ बदला बदला सा लगने लगा था। जब मैं अपने कमरे से निकलकर लाउंज में आई तो देखा कि मेरे जेठ अपने कमरे में जाने के बजाय लाउंज में बैठे सिगरेट पी रहे थे। उनका चेहरा किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। जैसे ही उन्हें मेरे किचन में जाने का एहसास होता, वह बिना कुछ कहे अपने कमरे में लौट जाते। वह अपनी ही दुनिया में खोए रहते, जैसे किसी गहरे दर्द को छुपा रहे हों। मैं जब अपने कमरे में वापस गई तो दोनों बच्चे रो रहे थे। रमेश उनकी आवाज से जाग चुके थे और गुस्से में थे। मैंने जल्दी से दोनों को संभाला, खाना खिलाया तो वे चुप हो गए। फिर मैंने रमेश से कहा, शैलेश भाई आजकल बहुत चुप चुप रहने लगे हैं और सिगरेट भी बहुत ज्यादा पी रहे हैं। क्या वजह हो सकती है? रमेश शायद नींद में थे। उन्होंने लापरवाही से जवाब दिया, ऑफिस की टेंशन होगी, ठीक हो जाएंगे, और यह कहकर फिर से सो गए। लेकिन शैलेश भाई ठीक होने के बजाय अपने गम को सीने में दबाए इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए। अब मेरी जेठानी ने एक नया तमाशा शुरू कर दिया था। जैसे ही रमेश ऑफिस से घर लौटते, वो फौरन अपने कमरे से बाहर निकलती, उनके गले लगकर जोर जोर से रोने लगती और फिर अचानक चक्कर खाकर बेहोश हो जाती। रमेश घबराकर उन्हें गोद में उठाते और गाड़ी में बैठाकर डॉक्टर के पास ले जाते। लेकिन जब वे वापस लौटते तो जेठानी बिल्कुल सामान्य और खुश नजर आती। मुझे ये सब बहुत अजीब लगने लगा था। और फिर जिस दिन उन्होंने शौक के बावजूद एक रंगीन जोड़ा पहना, पूरा मेकअप किया और सज संवर कर कमरे से बाहर निकली, मेरी हैरानी और बढ़ गई। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने वही नाटक किया, शक्ल बिगाड़कर रोने लगी और रमेश से कहने लगी, शैलेश को मैं इस तरह तैयार होकर बहुत पसंद आती थी। वह कहते थे कि तुम हमेशा सजी संवरी रहा करो, लेकिन अब वह नहीं रहे तो लोग मुझे इस रूप में देखकर क्या कहेंगे? क्या मुझे अब वैसे नहीं रहना चाहिए जैसा शैलेश चाहते थे? उनकी यह बात सुनकर रमेश उनकी तारीफ करने लगे और बोले, भाभी, आपको रोज इसी तरह तैयार होना चाहिए जैसे भाई को पसंद था। उन दोनों की बातें सुनकर मैं बिल्कुल चौंक कर रह गई। उनकी हर गलत बात के बावजूद मेरी यह मजाल नहीं थी कि मैं रमेश के सामने कुछ कह सकूं। अब तो जेठानी रोज सजने संवरने लगी थी और घंटों रमेश से बातें करती रहती। मुझे ये सब देखना अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हर 2-3 दिन में उनकी बेहोशी का तमाशा दोहराया जाता। लेकिन अब तो हद ही हो गई थी। जब भी रमेश उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते, वापस आते समय उनके हाथों में शॉपिंग बैग भी होते। रमेश मुझसे कहते, भाभी का दिल बहलाने के लिए मैंने उन्हें शॉपिंग करवा दी, ताकि उन्हें यह एहसास ना हो कि शैलेश भाई अब नहीं रहे और कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। मुझे ये सब अजीब लग रहा था, लेकिन एक रात जो मेरी आंखों ने देखा, उसने मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। रात को अचानक बच्चों के रोने की आवाज सुनकर मेरी नींद खुल गई। मैं घबराकर उठी और बगल में देखा, बिस्तर खाली था। रमेश वहां नहीं थे, वह गायब थे। जब मैं बच्चों के लिए दूध बनाने के लिए कमरे से बाहर निकली तो मुझे जेठानी के हंसने की आवाज सुनाई दी। मेरा मन आशंकाओं से भर गया। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मैं उनके कमरे तक पहुंची। दरवाजा बंद था, लेकिन खिड़की का पट खुला हुआ था। मैंने अंदर झांका और जो कुछ मेरी आंखों ने देखा, उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे अंदर जैसे तूफान उमड़ पड़ा। मैं तुरंत वापस अपने कमरे में आ गई। आंसू रोकना मुश्किल हो गया। बच्चों को दूध दिया, उन्हें सुलाया और खुद भी बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। कुछ दिनों बाद एक रात रमेश मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुए। मुझे जागते देखकर बोले, अभी तक नहीं सोई? मैंने उनसे पूछा,
आप इतनी देर तक कहाँ थे? वो सहजता से बोले, भाभी भाई के जाने के बाद बहुत अकेली और उदास हो गई हैं। अभी मैं पानी पीने बाहर निकला तो उनके कमरे से रोने की आवाज़ आई। बस उन्हें तसल्ली देने चला गया था। उनकी बात सुनकर मैं बस उन्हें देखती रह गई। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो क्या यहाँ भाभी को सीने से लगाकर तसल्ली दी जाती है? मेरी बात सुनते ही रमेश की आंखों में गुस्सा उभर आया। वो मुझे घूरते हुए बोले, तुम मुझ पर शक कर रही हो? वो मेरी भाभी हैं, मेरे भाई की पत्नी। मैं सिर्फ उन्हें छोटे भाई की तरह तसल्ली दे रहा था। लेकिन अगर तुम बेवजह ऐसे ही शक करती रही, तो हाँ, मैं सच में उनसे शादी कर लूंगा। उनके शब्दों ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं तो बस इतना कहना चाहती थी कि उनकी और भाभी की नज़दीकियां ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन उन्होंने उल्टा मुझे ही कठोर जवाब दे दिया। मेरा मायका साधारण था, कोई बहुत पैसे वाला नहीं था। ऊपर से मेरी छोटी बहनें भी थीं, जो अच्छे रिश्तों के इंतजार में थीं। ऐसे में मैं अपने 2 छोटे बच्चों के साथ मायके जाकर किसके सहारे बैठती? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मजबूरन मैंने चुप्पी साध ली। मेरी जेठानी अब पूरी तरह बेशर्म हो चुकी थी। अब तो वह रमेश के साथ बाहर खाना खाने भी जाने लगी थी और मुझ पर हुक्म चलाने से भी नहीं चूकती थी। लेकिन मैं भी कब तक सब कुछ चुपचाप सहती। आखिरकार एक दिन मुझसे रहा नहीं गया और मैं उस पर चिल्ला पड़ी। आपको जरा भी शर्म नहीं आती? आपके अंदर शराफत नाम की कोई चीज बची भी है या नहीं? रमेश मेरा पति है, लेकिन आप उसे रात में अपने कमरे में बुला लेती हैं। आपको कोई शर्म है या नहीं? मेरी बात सुनकर वह हैरानी से मुझे देखने लगी, लेकिन मैं रुकने वाली नहीं थी। मैं पहले ही दिन देख चुकी थी जब खिड़की से झांककर मैंने उन्हें साथ देखा था। वो रमेश के सीने से लगी हुई थी, हंस रही थी और कह रही थी, तुम बिल्कुल शैलेश की तरह लगते हो। जब तुम मेरे करीब आते हो, तो मुझे लगता है कि शैलेश मेरे पास है। प्लीज रमेश, मेरे पास से मत जाओ। रमेश उसकी बातों को सुनकर उसका सिर सहला रहा था और नर्म लहजे में कह रहा था, भाभी, आप हर वक्त भाई को याद करके खुद को तकलीफ दे रही हैं। इस तरह तो आप बीमार पड़ जाएंगी। मुझे ये सब सहन करना अब नामुमकिन लग रहा था, लेकिन मेरी मजबूरी मुझे बांध कर रखे हुए थी। एक औरत होने के नाते मैं ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? रमेश को हासिल करने के लिए मेरी जेठानी बस आंसू बहा लेती और वह उसे मिल जाता। जब मैंने अपनी नाराजगी जताई तो वह ठहाके मारकर हंसने लगी और तंज कसते हुए बोली, पहले अपनी शक्ल आईने में जाकर देखो, फिर रमेश को देखना। तुम उसके साथ बिल्कुल भी जचती नहीं हो। सच कहूं तो तुम उसकी बीवी से ज्यादा उसकी नौकरानी लगती हो। उसकी बात सुनकर मुझे गहरा आघात पहुंचा। दिल पर जैसे किसी ने वार कर दिया हो। मैंने दुखी मन से कहा, अगर तुम्हें यही लगता था, तो फिर तुमने मुझे अपने देवर के लिए क्यों पसंद किया? उसके लिए किसी खूबसूरत लड़की की तलाश क्यों नहीं की? मेरी बात पर वह हल्के से मुस्कुराई, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। मैं समझ चुकी थी कि इंसान देखने में जैसा भी हो, मगर नाइंसाफी सहना उसके बस की बात नहीं होती। और मुझे यह अन्याय किसी भी हाल में स्वीकार नहीं था। वह मेरी बात सुनकर और भी जोर से हंसने लगी और बोली, मैंने जानबूझकर तुम्हें रमेश के लिए पसंद किया था। मुझे अच्छी तरह पता था कि तुम रमेश के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। असल में मैं चाहती थी कि रमेश के लिए तुम जैसी एक साधारण शक्ल सूरत वाली लड़की आए, ताकि उसकी नज़रें मुझ पर टिकी रहें, वह मेरी तारीफ करे और मुझमें दिलचस्पी ले। मैं उसकी बात सुनकर सन्न रह गई। उसने आगे कहा, मेरे साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। मैं बेमिसाल खूबसूरती की मालिक थी, लेकिन मेरे घरवालों ने सिर्फ शैलेश की शराफत देखकर मेरी शादी उससे कर दी, जो बस एक मामूली शक्ल सूरत वाला इंसान था। जब मैं इस घर में नई नवेली दुल्हन बनकर आई और पहली बार रमेश को देखा, तो मैं हैरान रह गई। वो अपने भाई से बिल्कुल अलग था, ज्यादा आकर्षक, ज्यादा दिलचस्प। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल टूट रहा था। ये तो साफ था कि उसने मुझे रमेश के लिए इसलिए चुना था ताकि वह मेरे मुकाबले उसकी तरफ ज्यादा झुका रहे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये औरत आखिर किस मिट्टी की बनी थी।
पहली ही नज़र में मैं रमेश पर अपना दिल हार बैठी थी। मैं शैलेश के कमरे में नई नवेली दुल्हन बनकर बैठी थी, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही शख्स था, रमेश। शैलेश मेरे हुस्न की खूब तारीफ करते थे, लेकिन उनकी जुबान से अपनी तारीफ सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं तो हर दिन रमेश के लिए सजती संवरती थी, लेकिन वह मुझे सिर्फ अपनी भाभी समझता था और हमेशा इज्जत से पेश आता था। बस एक ही बात मुझे तकलीफ देती थी, रमेश हमेशा मुझसे दूरी बनाए रखता था। शायद इसलिए कि मैं उसके भाई की पत्नी थी, लेकिन उसकी यही बेरुखी मुझे अंदर ही अंदर जला देती थी। मैं चाहती थी कि वह मेरी तरफ भी वैसे ही देखे जैसे मैं उसे देखती थी, मगर उसकी आदतें मेरी बेचैनी को और बढ़ा देती थीं। मेरी सास बीमार रहती थी, उन्हें मेरी देखभाल की ज़रूरत थी, लेकिन न तो मुझे अपनी सास की परवाह थी और न ही अपने पति की। मैं अपने हुस्न की दीवानी थी और मुझे एक आकर्षक मर्द चाहिए था, जो मुझे रमेश में नजर आता था। शैलेश को बच्चे बहुत पसंद थे, लेकिन मुझे अपनी फिटनेस ज़्यादा प्यारी थी। मैंने जानबूझकर मां बनने से परहेज किया, क्योंकि मैं शैलेश से दूर रहने और रमेश के करीब आने के बहाने ढूंढती थी। अपनी सास के गुजर जाने के बाद मैंने खुलकर रमेश से बातें करना शुरू कर दिया और उसके साथ ज़्यादा समय बिताने लगी। शैलेश ये सोचते रहे कि मैं रमेश का ख्याल रख रही हूँ ताकि उसे माँ की कमी महसूस न हो, लेकिन असल में मैं हर रोज़ रमेश के ऑफिस से लौटने का इंतजार करती, खुद को संवारती और उसके सामने आकर खड़ी हो जाती। फिर मैं खुद ही पूछती, कैसी लग रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि रमेश मुझे देखे और मेरी तारीफ करे। जब वह मेरी सुंदरता की सराहना करता, तो मैं खुशी से हवा में उड़ने लगती थी। अगर रमेश की पत्नी मुझसे ज़्यादा खूबसूरत होती, तो वह उसकी ओर आकर्षित हो जाता और मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती। जब रमेश की शादी हुई, तो उसने मुझसे शिकायत की थी कि मैंने उसके लिए कैसी लड़की चुनी है। उसने कहा था, भाभी, कम से कम कोई आपके जैसी लड़की ढूंढनी चाहिए थी। ये सुनकर मेरा दिल खुशी से झूम उठा। मैंने जानबूझकर तुम्हें हर समय किचन के कामों में उलझाए रखा, ताकि तुम कभी रमेश के दिल में जगह न बना सको। वक्त इसी तरह गुजरता रहा, लेकिन शैलेश को मुझ पर शक हो गया। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन ये दर्द अपने दिल में समेट लिया। शैलेश मेरी आंखों में रमेश के लिए छिपे जज्बात देख चुके थे। मैं खुद उनके सामने इस बात को कबूल कर चुकी थी कि मुझे रमेश पसंद है और मैं सिर्फ मजबूरी में शैलेश के साथ जिंदगी बिता रही हूँ। उसके बाद से शैलेश ने हमारे कमरे में सोना छोड़ दिया था और लिविंग रूम में सोने लगे थे। वो गुमसुम रहने लगे थे, शायद मेरे शब्दों ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। वो ये सब सहन नहीं कर पाए और मैंने उनसे हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया। अब रमेश की पूरी सहानुभूति मेरे साथ थी। वो दिन दूर नहीं जब रमेश मुझसे शादी करेगा और तुम्हें इस घर से धक्के मारकर निकाल देगा। मैं हैरानी से अपनी जेठानी की ये घिनौनी बातें सुन रही थी। तभी बाहर का दरवाजा खुला और हमने देखा कि रमेश गुस्से से तमतमाए हुए अंदर आए। उन्होंने बिना कुछ कहे अपनी भाभी के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा मारा और गुस्से से बोले, मैं आपको अपनी बड़ी बहन मानता था, लेकिन आपकी सोच इतनी घिनौनी होगी, यह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे जैसे भाई को मौत के घाट उतार दिया तुमने। अभी इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। रमेश गुस्से से गरज रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी भाभी की सारी बातें सुन चुके थे। मैं दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि अगर मैंने कुछ कहा होता तो शायद रमेश मुझ पर कभी विश्वास नहीं करते। लेकिन अब सच खुद ब खुद उनके सामने आ चुका था। उनकी आंखों से भ्रम का पर्दा हट चुका था। मेरी जेठानी का असली चेहरा सामने आ जाने के बाद वह वहां से चली गई। रमेश ने मुझसे नजरें चुराते हुए धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। रिश्तों की खूबसूरती इसी में है कि हम उन्हें उसी रूप में स्वीकार करें जैसा भगवान ने हमें दिया है। जो संबंध हमें ईश्वर ने सौंपे हैं, उन्हें उसी सम्मान और मर्यादा के साथ निभाना चाहिए। मैं आंखों में आंसू लिए भगवान को धन्यवाद देने लगी कि आखिरकार सच की जीत हुई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।